गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने लेखा शास्त्र की अवधारणाओं के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है उसी के आगे का, लेखा शास्त्र की प्रथाएं या परंपराएं। प्रथाएं या परंपराएं क्या हैं कि लेखा शास्त्र में या बही खाते में जिस प्रकार से लेखांकन किया जाता है, उन लेखांकन में जो व्यय हैं या आय हैं, उन सभी आय एवं व्ययों का लेखांकन किस परंपरा के आधार पर किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, उस सब का लेखा परंपराओं के अंतर्गत आता है। तो आएंगे देखेंगे लेखा शास्त्र की प्रथाएं एवं परंपराओं के बारे में। तो इसमें पहले आपका है व्यवसाय की निरंतरता की परंपरा। व्यवसाय की निरंतरता की परंपरा में क्या है कि इस परंपरा के अंतर्गत व्यवसाय अनंत काल तक चलता रहेगा। उसके जो व्यवसायी हैं, उसका जो व्यवसाय का स्वामी है, वो बदलते रहेंगे, परंतु व्यवसाय किसी भी प्रकार से बंद नहीं होगा। यदि उसकी दिवालिया की स्थिति नहीं आ जाती है, अर्थात दिवालिया का मतलब होगा यदि उस संस्था या उस व्यवसाय की जो संपत्तियां हैं उसके दायित्वों से कम नहीं होनी चाहिए। यदि संपत्तियां उसके दायित्वों से कम हो जाती हैं तो उस संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा, उस संस्था को बंद करा दिया जाएगा। तो यदि संस्था दिवालिया की स्थिति पर नहीं आती है तब तक वह व्यवसाय निरंतर अनंत काल तक चलता रहेगा। उसके स्वामी, व्यवसाय के स्वामी में परिवर्तन होते रहेंगे कि व्यवसाय का स्वामी इस समय कौन है या निश्चित अवधि के पश्चात उसका स्वामी कौन होगा। अगला है आपका मुद्रा संबंधी परंपरा। मुद्रा संबंधी परंपरा में क्या होगा कि इस परंपरा के अंतर्गत जिन लेन देनों या घटनाओं को मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाता है, उन लेन देनों या मौद्रिक घटनाओं का ही लेखा किया जाता है। यदि किसी घटना या लेन देन का मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मुद्रा में उसको व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसका लेखा नहीं किया जाता है। बही खाते में उनकी प्रविष्टियां नहीं की जाती है, उसका लेखांकन नहीं किया जाता है। अगला है आपका लेखांकन अवधि की परंपरा। लेखांकन अवधि की परंपरा में क्या होगा कि एक निश्चित अवधि के आधार पर, एक निश्चित अवधि में जिन लेन देनों या घटनाओं व्यापार में की गई हैं, चाहे क्रय हो या विक्रय हो, संपत्तियां क्रय की गई हो या विक्रय की गई हो, एक निश्चित अवधि के आधार पर उस संस्था का या उस व्यवसाय का व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। व्यापार खाते से आपका सकल लाभ या सकल हानि, शुद्ध क्रय एवं शुद्ध विक्रय या रहतिये की जानकारी हो जाती है कि इस समय क्रय कितना हुआ है, विक्रय कितना हुआ है, तथा सकल लाभ या सकल हानि हुई है। लाभ हानि खाते से क्या होगा, क्या उद्देश्य क्या होगा कि लाभ की जानकारी हो जाएगी कि संस्था को शुद्ध रूप में कितना लाभ हुआ है। माल को बेचने के पश्चात जो राशि प्राप्त हुई वह शुद्ध लाभ ना होकर के सकल लाभ होती है। इसमें से जो कार्यालय संबंधी या जो वित्तीय व्यय होते हैं या वित्तीय हानियाँ होती हैं, उन सभी हानियों को घटा करके जो आय होता है उन आय को जोड़ करके तो आपका सकल लाभ या शुद्ध लाभ प्राप्त किया जाता है। तो यह मौद्रिक लेखांकन अवधि की परंपरा में क्या होगा कि सकल लाभ, लाभ हानि खाता, व्यापार खाता, निर्माण खाता या आर्थिक चिट्ठा एक निश्चित अवधि पर तैयार किया जाता है। यह अवधि 12 माह की हो सकती है। यह प्रायः 12 माह की अवधि का होता है, परंतु यह मासिक, साप्ताहिक या त्रैमासिक या छमाही भी तैयार किया जा सकता है। ये आपका हो गया लेखांकन अवधि की परंपरा के अंतर्गत। अगला है कानून की मान्यता की परंपरा। कानून की मान्यता की परंपरा में कंपनी अधिनियमों एवं साझेदारी अधिनियमों में जो नियम बनाए गए हैं उसी नियम के आधार पर उसमें सभी लेन देनों का, सभी घटनाओं का लेखा किया जाता है, जिससे इसका जो व्यवसाय है वह व्यवसाय भी कानून की मान्यता के आधार पर ही तय किया जाता है।
यह व्यवसाय वैध है अथवा अवैध है, इसका भी कानून की मान्यता के अंतर्गत आता है। यदि व्यवसाय वैध है तो तभी उसको लेखा शास्त्र की परंपराओं के अंतर्गत रखा जा सकता है, अन्यथा उसे इससे विमुख किया जा सकता है। आगे देखेंगे रूढ़िवादिता की परंपरा। रूढ़िवादिता की परंपरा में क्या है, इसमें लेखापाल जो लेखापाल होगा वह लेखापाल रूढ़िवादी होना चाहिए। लेखापाल को रूढ़िवादी से ऐसे क्या होगा, भविष्य में होने वाली हानियों की व्यवस्था पूर्व में ही कर लेना। जैसे किसी व्यक्ति को ऋण दिया गया है या उधार माल बेचा गया है या संस्था ने किसी व्यक्ति या संस्था को ऋण प्रदान किया है, तो उससे ऋण प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, या ऋण प्राप्त करने की संभावना कम होगी, तो उन सभी की पूर्व में ही जो लाभ होगा उसी लाभ में से ही उनकी व्यवस्था कर लेना। जो संपत्तियां हैं, संपत्तियों पर जो ह्रास लगाया जा रहा है, उन ह्रास की राशि को भी पूर्व में ही व्यवस्था लाभ में से ही कर लेना आपका रूढ़िवादिता कहलाएगा। यदि संस्था को लाभ हो रहा है, संभावित लाभ होगा, तो संभावित लाभों का लेखा या लाभों की व्यवस्था का उसका लेखा नहीं किया जाएगा। अगला है आपका एक रूपता की परंपरा। एक रूपता की परंपरा में क्या होगा कि संस्था ने या व्यवसाय ने या कंपनी ने जिस विधि का एक बार प्रयोग किया है वह विधि प्रत्येक वर्ष अपनाई जाएगी। जैसे मान लेते हैं एक रूपता में ह्रास जो लगाया जाता है सरल रेखा पद्धति से लगाया जाता है। सरल रेखा पद्धति से ह्रास लगाया जाता है, तो प्रतिवर्ष उस संस्था की संपत्तियों पर ह्रास सरल रेखा पद्धति से लगाया जाना चाहिए, न कि उसमें बदल करके क्रमागत पद्धति लगाया जाए, वार्षिक वित्त पद्धति लगाया जाए, ह्रास कोष पद्धति लगाया जाए, या बीमा पॉलिसी पद्धति लगाया जाए, या पुनर्मूल्यन पद्धति लगाया जाए, या निष्कर्षण पद्धति लगाया जाए। कोई भी पद्धति जो अपनाई जाएगी वह प्रत्येक वर्ष उस विधि को ही अपनाया जाना चाहिए। अगला हम देखेंगे भौतिकता की परंपरा। भौतिकता की परंपरा में क्या होगा कि वे सभी सूचनाएं, वे सभी लेन देन जो महत्वपूर्ण हैं, वे सभी सूचनाएं या लेन देन या घटनाएं जो व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सभी सूचनाओं एवं घटनाओं का लेखा पुस्तपालन में होना चाहिए। परंतु जो लेन देन या घटनाएं या सूचनाएं का कोई महत्व नहीं है उसका लेखा पुस्तपालन या बही खाता की बहियों में नहीं किया जाना चाहिए। अगला है आपका प्रकटीकरण की परंपरा। प्रकटीकरण की परंपरा में क्या होगा कि उसके जो उसकी संपत्तियां हैं, उसके जो दायित्व हैं, उसके संस्था के लेनदार हैं, देनदार हैं, या उसके जो प्रमाण होगा, जो संस्था में किसी प्रकार से कर्मचारियों में विवाद हो जाता है तो उन विवादों को निपटाने के लिए जो प्रमाण तैयार किए जाते हैं उन प्रमाणों को प्रकट किया जा सकता है कि इससे विवाद का निपटारा किया जाता है कि संस्था में इस प्रकार के लेखे होंगे, इतने प्रकार के लाभ हुए हैं, इतनी हानि हुई है, इतने देनदार हैं, इतने लेनदार हैं, जिससे संस्था को किसी भी प्रकार से विवादों से निपटारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला है आपका शुद्धता की परंपरा। शुद्धता की परंपरा के अंतर्गत संस्था में होने वाले जो लेखे तैयार किए जाते हैं, चाहे वह क्रय से संबंधित हों, विक्रय से संबंधित हों, अथवा व्यापार खाता तैयार किया जाता हो, या लाभ हानि खाता तैयार किया जाता हो, अथवा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता हो, तो उन सभी लेखों का पूर्ण रूप से, सुदृढ़ रूप से, संगठित रूप से, स्पष्ट रूप से लेखा होना चाहिए। किसी भी प्रकार से त्रुटि नहीं होनी चाहिए या किसी प्रकार से काट पीट बही की पुस्तकों में नहीं होना चाहिए, उसको स्वच्छता पूर्वक रखना चाहिए। अगला है आपका ऐतिहासिक लेखा प्रथाएं। ऐतिहासिक लेखा प्रथाओं में क्या होगा कि जिस प्रकार से गत वर्षों में लेखांकन की प्रक्रियाएं की गई हैं, लेखांकन की परंपराएं, विधियां अपनाई गई हैं, नियम अपनाए गए हैं, सिद्धांत अपनाए गए हैं, उन्हीं नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर
अगले आगे वर्ष या जिस वर्ष कार्य कर रहे हैं या भविष्य में उसी प्रथाओं के आधार पर कार्य करना चाहिए। तथा जो गत वर्ष के लाभ अथवा हानि हैं या गत वर्ष के आर्थिक चिट्ठे से चालू वर्ष के चिट्ठे की या पिछले कई वर्षों के लाभ या हानि या चिट्ठे की तुलना किया जाता है, जिससे व्यवसाय की सुदृढ़ता का पता चलता है। अगला है आपका लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण क्या है? लेखांकन समीकरण में यह बीजगणित पर आधारित होती है। इसमें प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। पहला आपका डेबिट ऋणी, दूसरा क्रेडिट धनी, दो पक्ष होते हैं। दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। डेबिट का तथा क्रेडिट का दोनों का योग बराबर होता है। इसमें आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा लेखांकन समीकरण में कुछ सूत्र हैं आपके। तो जैसे मान लेते हैं संपत्तियां बराबर आपका क्या होगा? संपत्तियां बराबर आपका हो जाएगा पूंजी प्लस दायित्व। पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां हो गई। और यदि आपको ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए दायित्व हो कितना होगा, तो दायित्व बराबर आपका हो जाएगा कुल संपत्तियां माइनस पूंजी। यदि फिर अगला हो जाएगा पूंजी बराबर आपका हो जाएगा कुल संपत्तियां माइनस दायित्व। फिर आपका हो जाएगा कुल संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व प्लस लाभ। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा लेखा शास्त्र की प्रथाएं एवं परंपराओं के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेकर। धन्यवाद।